Hey guys, what's up? Kya chal? This is CNA Kunj Goenka, your tax mentor, and I'm on a mission to make CMA Final Direct Tax a very easy subject for you. For this, I'm bringing lots and lots of concept videos in my YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel if you want to become master in DT and IDT, both theoretically as well as practically. तो पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट प्रोसीजर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, रिटर्न फाइलिंग. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि फाइनल लेवल पे एप्लीकेबल होता है जनरली इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, विच इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. अपने इंटरमीडिएट में पढ़े हैं that company is said to be a resident in India if that company is either an Indian company or the place of effective management of that company in that year is in India. ठीक है, तो दो कंडीशंस होते हैं. either that company is an Indian company. Now what do you mean by Indian company? Indian company means a company which is registered as per Companies Act which is there in India and place of business is also in India. तो अगर आप registered as per Companies Act in India तो आप एक Indian company हो, and if you are an Indian company regardless of the fact whether your place of effective management is in India or not, you are always a resident in India. But if you are not an Indian company, but if you are not an Indian company or any other company which is not an Indian company and your place of effective management is in India, you will definitely be a resident in India. अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का अपने को मीनिंग पता है, बट अपने डिटेल्ड में कभी गाइडलाइंस नहीं पढ़े थे इंटरमीडिएट में, जो कि आपको फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाएगा. तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन द वर्ड इफेक्टिव. लेट्स फोकस ऑन द वर्ड इफेक्टिव. यहां पर हम याद नहीं बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट. ओके ना. तो इफेक्टिव मैनेजमेंट का जब हम बात करते हैं तो वी मीन टू से द प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस. की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. की दैट इज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, जो कि ओवरऑल कंपनी को मैनेज करता है. द की मैनेजमेंट एंड एज वेल एज कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी एज अ होल. यानी कि जो बिजनेस को चलाने के लिए जो डिसीजंस, कमर्शियल और मैनेजमेंट डिसीजंस लिया जाता है, दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी एज अ होल. यानी कि आप एक माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, आपको माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपको मैक्रो लेवल पे चेक करना है कि मैक्रो लेवल पे वो कंपनी को कौन रन कर रहा है, कहां से रन कर रहा है, डिसीजंस कहां से ली जा रही है, and where they are in substance made. Now this process of determination of place of effective management अपने इंटरमीडिएट में खाली ये पढ़ के रखे कि अगर वो इंडिया होगा तो आपको पोएम इंडिया है तो रेसिडेंट में इंडिया होगा. लेकिन पोएम कब इंडिया में होगा, पोएम की डिटेल्ड गाइडलाइंस है. पोएम इज अ फैक्ट. इट्स नॉट दैट कि हाँ 40 50 60%, कोई ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली आप पोएम निकालेंगे, बट यू नीड टू वेरीफाई द फैक्ट्स, you need to see the facts, you need to check the facts, and based on the guidelines which has been given by the CBDT. Now CBDT guidelines लेकर आया था white circular in 2017. Jan 2017 में CBDT has brought a circular which clarified कि when will place of effective management will be considered to be in India and when the place of effective management will not be considered to be in India. तो आज का वीडियो मैं डेडिकेट करूंगा मेरे सारे फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मैं समझाने वाला हूं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के फॉर्म पे. तो देखो, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम वुड बी प्राइमरली बेस्ड ऑन द फैक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एबीओआई टेस्ट. ठीक है, एबीओआई टेस्ट क्या हुआ, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंपनी का पोएम निकालने के पहले अपने को यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर दैट कंपनी, क्या whether it can be said that that company is engaged in ABOI, that is active business outside India. क्या हम ये मान सकते हैं कि वो कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, कि हम नहीं मान सकते, बिकॉज इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि आपका पोएम इंडिया में है कि नहीं है. सिंपली अगर आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, अगर ध्यान से सुनो, अगर आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, ओके, इफ योर एक्टिव बिजनेस इज outside India, then definitely it can be said that your poem is outside India. ठीक है, but if your active business is not outside India and there are various conditions, if you fulfill that conditions, your
poem will be in India. So before going into further कि sir active business outside India, let's understand कि when will you say that a company is said to have ABUI, that is active business outside India. हमने कब मानना है कि ये कंपनी की एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है? आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे वर्ड अगर आप फोकस करोगे, एक्टिव बिजनेस एंड आउटसाइड इंडिया, यानी कि मेन बिजनेस जो है इंडिया के बाहर है, ठीक है। अब इसके लिए अपने को 4 कंडीशंस देखना है. वी नीड टू चेक 4 कंडीशंस to check whether the company is said to have active business outside India. First of all, we will be checking passive income criteria. ठीक है, पहला क्राइटेरिया है passive income criteria. Passive income means basically interest income, royalty income, rent income, ठीक है, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स, जो कि बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, जो डे टू डे एक्टिविटी में आप अर्न नहीं करते हो. तो पैसिव इनकम जो है इट शुड बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल इनकम. अगर पैसिव इनकम 50% से कम है मतलब आपका बिजनेस ज्यादा है. तो बिजनेस अगर ज्यादा है तो बिजनेस को आप एक्टिव बोल सकते हो. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? The passive income should be less than, मतलब 50% भी नहीं होना चाहिए, less than 50% होना चाहिए of your total income. ठीक है ना. इसके भी नीचे ना मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लिया है, वो बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में मैं पोएम समझाऊंगा गाइस. ठीक है, तो पैसिव इनकम शुड बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल इनकम. उसके साथ साथ less than 50% of the total assets are situated in India. less than 50% of the total assets जो है वो इंडिया में होना चाहिए. मतलब उस कंपनी की जितने भी एसेट्स है 50% और मोर इंडिया में नहीं होना चाहिए. अगर वो है तो उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नो होगा आंसर. ठीक है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया करने के लिए देखो, अगर आपको पोएम इंडिया में नहीं करना है तो आपको एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया को यस करना पड़ेगा. और एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया को यस करना है तो चारों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा. पैसिव इनकम शुड बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल इनकम. एसेट्स, योर एसेट्स in India, your Indian assets should be less than 50% of the total assets. ठीक है, तो less than 50% of the total assets should be situated in India. तो टोटल एसेट जब मान लो आपका 100 करोड़ का है तो 50 करोड़ से कम का एसेट जो है वो इंडिया में होना चाहिए. एंड लेस देन 50% ऑफ द टोटल नंबर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है नंबर. मान लो अगर आपका 1000 इंप्लॉय है तो 499 इंप्लॉय से ज्यादा इंडिया में नहीं होनी चाहिए. लेस देन 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज आर सिचुएटेड इन इंडिया और रेसिडेंट इन इंडिया. दोनों बात कर रहे हैं कि इंडिया में सिचुएटेड एज वेल एज रेसिडेंट लेस देन 50% होने चाहिए. तो एसेट्स लेस देन 50% इंडिया में होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज लेस देन 50% इंडिया में होना चाहिए. पैसिव इनकम शुड बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल इनकम. एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंडियन इंप्लॉयज है, जो इंडियन रेसिडेंट्स है, जो सिचुएटेड है इंडिया में, उनके ऊपर आपका टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर, टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी कॉस्ट ऑफ सच इंप्लॉयज विच आर सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेसिडेंट इन इंडिया, उनके ऊपर लेस देन 50% ऑफ द टोटल पेरोल कॉस्ट शुड बी इंकर्ड. मतलब सोचो आप, अब ध्यान दो, अगर आपका 1000 इंप्लॉयज है, आप 499 इंप्लॉयज आपका इंडिया में है, कोई बात नहीं, कंडीशन फुलफिल. लेकिन इस 1000 इंप्लॉयज को आप पे कर रहे हो, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, 1000 इंप्लॉयज को आप पे कर रहे हो मान लो 100 लाख रुपीस. लेकिन आप 499 इंप्लॉयज जो इंडिया में है, इन 100 लाख में से आप इनको 70 लाख पे कर रहे हो, तो हो गया ना 50% से ज्यादा. तो बेसिकली आपको टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज जो है वो इंडिया में 50% से कम होना चाहिए. एज वेल एज the total payroll cost which you have incurred on these employees should also be less than 50% of the total payroll expenditure. तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. इसके नीचे एग्जांपल है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस है, ये चारों कंडीशंस अगर फुलफिल करोगे तो ही आपका ABOI होना माना जाएगा. और अगर आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो हम देखेंगे कंपनी अगर एंगेज्ड इन इंडिया तो क्या होगा, वेट करो. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझो पैसिव इनकम क्या होता है. देखो, पैसिव इनकम का 2 कंपोनेंट होता है. एक कंपोनेंट आपको पता है, मैंने बता दिया, इनकम बाय वे ऑफ एनी रॉयल्टी इनकम, एनी डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट. नाउ बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम थोड़ी ना पैसिव इनकम होगा, तो बैंक के लिए पैसिव इनकम इंटरेस्ट इनकम नहीं है. एज वेल एज एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इट इज इंटरेस्ट इनकम इज नॉट अ पैसिव इनकम. और एनी रेंटल इनकम इज ऑल्सो पैसिव इनकम. सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ाया जाएगा फाइनल लेवल पे. ट्रांजैक्शंस माइट बी purchase and sale of purchase or sale of goods can be taken place between associated enterprises. अब ये associated enterprise क्या होता है? जैसे मान लो मैं इंडिया में हूं
और मेरा कोई रिलेटेड पार्टी इंडिया के बाहर है जिससे हमारा ट्रांजैक्शन होता है, मान लो मैं उसमें 26% इक्विटी शेयर होल्ड करता हूं एंड हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है परचेज का या सेल का, that is also a passive income. That is also a passive income if there is any transaction where both purchase, ध्यान देना, both purchase and sale, purchase भी sale भी is from या to its associate enterprises. From associate enterprise आप purchase करो या sell करो associate enterprise को, तो definitely दोनों अगर associate enterprise से हो रहा है तो वो passive income होगा. लेकिन ऐसा भी हो सकता है you are purchasing from associate selling to non associate, so this is not passive income. ठीक है, तो पैसिव इनकम के लिए परचेज एंड सेल दोनों किसको होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज को होना चाहिए. ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी पॉइंट और है कि सर ये पोएम वाला चीज जो है ये क्या सारे कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है क्या? देखो, देखा जाए तो सारे कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, बट गवर्नमेंट ने, देखो इंडियन कंपनी के लिए तो ये सब देखना ही नहीं है क्योंकि इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेसिडेंट, तो हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी के लिए. फॉरेन कंपनी के लिए मान लो फॉरेन कंपनी ही एक ऐसा कंपनी होता है जिसके लिए जनरली पोएम चेक किया जाता है, क्योंकि अगर उसका पोएम इंडिया में है तो डेफिनेटली वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा. नाउ फॉरेन कंपनी या कोई भी कंपनी जिसका पोएम चेक कर रहे हो, इफ दैट टर्नओवर, ओके, इफ देयर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इज 50 करोड़ और लेस, ठीक है, अगर उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ और लेस है इन द फाइनेंशियल ईयर, देन पोएम प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई. पोएम प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द कंपनी हैविंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ 50 करोड़ और लेस इन अ फाइनेंशियल ईयर. पूरे साल भर में 50 करोड़ या कम, यानी 50 करोड़ तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो पोएम एप्लीकेबल नहीं होगा सर. डन गाइस, पोएम एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ये था अपना ABOI टेस्ट. ठीक है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. अब आइए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं. ठीक है, एग्जांपल 1 देखो आप. कंपनी ए कंपनी इज अ सोर्सिंग एंटिटी फॉर एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप. सोर्सिंग एंटिटी, कंपनी ए कंपनी इज अ सोर्सिंग एंटिटी फॉर एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज इन कंट्री एक्स. एक कंपनी है जो फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है एंड इज 100% सब्सिडरी ऑफ अ इंडियन कंपनी, यानी इंडियन कंपनी है बी और उसका 100% सब्सिडरी है एक फॉरेन बेस्ड कंपनी, दैट इज कंट्री एक्स में है कंपनी ए. द वेयरहाउसेज एंड स्टॉक इन देम आर द ओनली असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी इनमें जो वेयरहाउसेज और जो स्टॉक है वो ओनली एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड दे आर लोकेटेड इन कंट्री एक्स. मतलब ऑल एसेट्स ऑफ कंट्री ए, सॉरी, ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी ए दे आर इन कंट्री एक्स. मतलब ये बेसिकली आउटसाइड इंडिया है. ठीक है, ये आउटसाइड इंडिया है, सारे एसेट्स क्या है, इंडिया के बाहर है. ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर ऑल्सो इन कंट्री एक्स, सारे एम्प्लॉइज भी बाहर है. ठीक है भाई. एवरेज इनकम वाइज ब्रेकअप ऑफ द कंपनी टोटल इनकम फॉर द 3 years. अब आपको इनकम का ब्रेकअप दिया है, देखो ध्यान से. 30% ऑफ द इनकम इज फ्रॉम ट्रांजैक्शन वे परचेज आर मेड फ्रॉम पार्टीज which are non-associate enterprises and sold to associate enterprises. हमें तो चेक करना है पैसिव इनकम कब होता है. पैसिव इनकम शुड बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल इनकम. ठीक है, ये भी एक क्राइटेरिया, तभी आप ABOI टेस्ट फुलफिल कर पाएंगे. तो ये तो मेरा वो टेस्ट में आएगा नहीं सर, क्योंकि यहां पर हमने बात किया था कि ट्रांजैक्शन शुड बी मेड परचेज एंड सेल टू एसोसिएट एंटरप्राइजेस. तो यहाँ पे आप परचेज तो एसोसिएट से, नॉन एसोसिएट से करो तो ये कैलकुलेट नहीं होगा. 30% ऑफ द इनकम इज फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर परचेज आर मेड फ्रॉम एसोसिएट एंड सोल्ड टू एसोसिएट, तो ये आपका इंक्लूड हो जाएगा. दिस विल बी इंक्लूड. तो 50 में 30 आपको मिल गया. 30% ऑफ द इनकम इज फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर परचेज आर मेड फ्रॉम एसोसिएट एंड सोल्ड टू नॉन एसोसिएट, तो ये भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते. And 10% is by way of interest. तो 40% of the income is passive income. इसका मतलब क्या हुआ, अगर 40% of the income है, ये क्या है, passive income है. ये क्या है, passive income है. तो 40% of the income is passive income means less than 50% है. ये क्या है, less than 50% है. तो देखो यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि 40% आपको यही चाहिए था कि 50% से कम मेरा पैसिव इनकम होना चाहिए. ठीक है, मेरे सारे असेट्स इंडिया के बाहर है, 50% से कम इंडिया में होना चाहिए. तो यहाँ पे तो सारे एसेट्स इंडिया के बाहर है. तो ये डेफिनेटली एक केस परफेक्ट हो जाएगा कि यस, आपका जो है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, या बोल सकते हो दिस इज अ केस ऑफ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, क्योंकि ये सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है. ठीक है, ये सारा कंडीशन फुलफिल कर, आप देख सकते हो ये सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है. इस हमारे केस में तो सारे एसेट्स ही इंडिया में, इंडिया के बाहर है, एम्प्लॉइज भी इंडिया के बाहर है, पैसिव इनकम भी लेस देन 50% है. यहाँ पे कितना है, 40% है पैसिव इनकम.
तो यस, यू आर कंसिडर्ड टू हैव अ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब इसी में देखो, अगर इसी में एक कंपनी का टोटल 50 इंप्लॉइज होता, जिसमें से 47 इंप्लॉइज मैनेज द वेयर हाउस, स्टोर कीपिंग एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर लोकेटेड इन कंट्री एक्स। ठीक है, लेस देन 50%, मतलब 3 इंप्लॉय इंडिया का है, ये कंट्री एक्स में अगर लोकेटेड है, तो 3 इंप्लॉय 47 इंप्लॉइज में से आप 50 में से 47 हटाइए, 3 इंप्लॉय इंडिया में है, तो 3 इंप्लॉय जो इंडिया में, उसको आप क्या मान लेंगे? 3 इंप्लॉय जो आप इंडिया में, उसको आप क्या मान लेंगे? ऑब्वियसली 50% से कम है, तो ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ एंड सेल्स हेड आर रेसिडेंट इन इंडिया, 3 इंप्लॉय तो है। अब आप नेक्स्ट चेक करो, टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेंडिचर ऑन दिस 50 इंप्लॉइज इज 5 करोड़। पूरे के पूरे पेरोल एक्सपेंडिचर इन सारे इंप्लॉइज पर, 50 इंप्लॉइज पे 5 करोड़ है, बट द एनुअल पेरोल एक्सपेंडिचर फॉर एमडी, सीईओ एंड सेल्स हेड इज 3 करोड़। यहीं पे प्रॉब्लम हो गया सर, यानी कि अगर आप 5 करोड़ का परसेंटेज निकालोगे, तो लगभग आपका 60% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द इंडियन एम्प्लॉइज, तो दैट इज not less than 50%. So in this situation, it cannot be said to have an active business outside India. ये इसलिए आप यहाँ पर नहीं मान सकते कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, एंड अकॉर्डिंगली कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करेंगे कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है। और अगर ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एबीओ के बेसिस पे जो है पोएम का टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते सर। ठीक है, एग्जाम्पल 3 बाद में करते हैं। तो एबीओ आपको समझ में आया कि पहले ये समझो कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए पैसिव इनकम के साथ 4 क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये कंक्लूड करते हो 50 करोड़ और लेस के ऊपर आपका पोएम गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होता। नाउ इफ यू हैव कंक्लूडेड दैट द कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो फिर आपको क्या चेक करना है? यू जस्ट नीड टू चेक whether the majority of the board meetings, ठीक है, of the board of directors, ultimately बेटा head and brain of the company is BOD। तो BOD जो डिसीजन ले रहा है, उनकी मीटिंग्स कहां पर हो रही है? अगर मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया एंड इट इज सेड दैट कंपनी इज एंगेज्ड इन ABOI, यू कैन डेफिनेटली कंक्लूड दैट द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। बट ध्यान देना, BOD is just for the namesake, ठीक है, BOD is just for the namesake, they are not doing any activity, although the board of directors, they are having meetings outside India, but they are just for the namesake, they are not exercising the powers of the management, but the powers of the management is exercised by, either by a holding company। मान लो मेरा कोई, मैं एक सब्सिडरी कंपनी हूं, मेरा कुछ चलता नहीं है, मेरे मैनेजमेंट है, मेरा BOD है, बट वो जस्ट नेम सेक के लिए। अल्टीमेटली वॉट एवर डिसीजन इज टेकन, दैट इज टेकन बाय द होल्डिंग कंपनी और एनी कंपनी और एनी पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। थोड़ा ध्यान देना, यानी अगर मेरा जो मैनेजमेंट है, इफ इट इज एक्सरसाइज, माई पावर्स आर एक्सरसाइज, माई कंपनी का सारा डिसीजन एक्टिविटीज एक्सरसाइज्ड बाय द होल्डिंग कंपनी और एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, लेट मी टेल यू, इवन इफ माई ABOI इज देयर एक्टिव बिजनेस, तो मेरा पोएम इंडिया में ही माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग एनी पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली यू नीड टू गिव योर आंसर। व्हाट इफ कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इन ABOI, मतलब कंपनी का अगर आप ABOI टेस्ट फुलफिल नहीं कर पाते हो, देन यू नीड टू चेक द सेकंड टेस्ट, दैट इज द की मैनेजमेंट डिसीजन, द पर्सन हु इज एक्चुअली, यू नीड टू आइडेंटिफाई द टेस्ट of key management and commercial decision. Ultimately, who is taking the decision? You need to identify the person who is actually making the key management and commercial decision for the conduct of the company as a whole in India. अगर वो इंडिया में है तो पोएम इंडिया में होगा, अगर वो इंडिया में नहीं है तो पोएम इंडिया में नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल्सो अंडरस्टैंड, यहाँ पे तो आप पर्सन आइडेंटिफाई करो, ऑल्सो यू नीड टू चेक वेदर द डिसीजंस, द प्लेस वेदर डिसीजंस आर बीइंग टेकन, नॉट एग्जीक्यूटेड। एक होता है कि आपने डिसीजन जहां से लिया और डिसीजन लेने के बाद आपने सोचा यहां पर हम उसका काम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको यह देखना है कि वेयर द डिसीजंस आर टेकन एंड नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर वो इंडिया में है तो ABOI इंडिया में अगर नहीं भी है तो भी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो गया तो आपको एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में होनी नहीं चाहिए, वो इंडिया के बाहर होनी चाहिए, तो वो पोएम इंडिया के बाहर माना जाएगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स अगर आप इंडिया में मान लिए और एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया एंड एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो पोएम इंडिया के बाहर ही माना जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज है, इफ the poem in case of company engaged in ABOI shall be presumed to be outside India if, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो इंडिया के बाहर पोएम माना जाएगा, लेकिन ओनली एंड ओनली इफ द मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द BOD शुड बी हेल्ड आउटसाइड
India. But if it is established that the BOD is just standing aside and not exercising any powers of the management, and they are being exercised by the holding company or any other person resident in India, then the poem will be considered to be in India. तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यही फैक्टर्स मैं आपको इस क्लास में समझाने के लिए आया हूँ गाइस, ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें एक और चीज हमने समझेंगे, ठीक है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट देर इज अ ग्लोबल पॉलिसी विच इज मेड बाय अ पेरेंट कंपनी. नाउ पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर है, उसके सब्सिडरीज इंडिया में है या सब्सिडरीज अलग अलग कंट्रीज में है, ठीक है. नाउ या उल्टा हो सकता है कि पेरेंट कंपनी इंडिया में, पेरेंट कंपनी ने एक तो ग्लोबल पॉलिसी बना दिया, उनके बहुत सारे सब्सिडरीज है, सब सब्सिडरीज है जो कि इंडिया के बाहर स्टैब्लिश्ड है. नाउ द पॉइंट इज that subsidiaries, they are just following the policy which is made by the management of the parent company. Now अब ऐसा ये बोलेंगे कि नहीं पेरेंट कंपनी का ही आप काम कर रहे हैं, पेरेंट कंपनी का ही आप डिसीजंस फॉलो कर रहे हैं, तो योर प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट विल बी इन इंडिया. द आंसर इज नो. ये चीज एकदम क्लियर दिया हुआ है. merely because the BOD follows the general and objective principles of global policy of the group laid down by the parent entity, which may be in the field of any of this. Payroll function हो गया, accounting हो गया, HR function हो गया, IT infrastructure हो गया, supply chain function हो गया, जो basically commercial decisions होते हैं, ठीक है ना. ये सब क्या है, commercial decisions होते हैं. routine banking operational procedure हो गया. it would not constitute a case of BOD of company standing aside. मतलब just because they are following the policy, you will not consider that the BOD is just standing aside. The management of the parent entity is actually taking the decisions. तो ये decisions लेने के बराबर नहीं माना जाएगा. ये सब क्या ना फाइनल में आपके एग्जाम में इस तरीके से केस स्टडी के बेस में पूछा जा सकता है. तो आप देखो नीचे में लिखा है all the directors of a company, they are Indian residents, ठीक है. during the relevant years 5 meeting the board of director held 2 in India and 3 outside India, ठीक है, with 2 in country X and 1 in country Y, ठीक है. तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे आपका मेजॉर 5 मीटिंग हुआ, 2 इंडिया में हुआ और 3 इंडिया के बाहर हुआ. तो डेफिनेटली मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स किधर हो रहा है, मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया के बाहर हो रहा है. तो यहाँ पे आप POEMB इंडिया के बाहर मानेंगे. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. तो गाइज इसमें आपको ABO टेस्ट देखना पड़ता है. अच्छा इसमें ना और आप देखते हो प्लेस वेयर, मतलब मान लो आप कहीं ना तो ABO टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, ना तो यू डोंट नो वेयर द डिसीजंस आर टेकन, यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द प्लेस. तो प्लेस वेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पे आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, जहां पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखे हो, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. प्लेस वेयर मेजॉरिटी बिजनेस आर टेकन प्लेस, मतलब जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, वेयर मेजॉरिटी बिजनेस इज टेकिंग प्लेस. तो जहां पे भी आपकी बिजनेस हो रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. ये एक छोटा सा बेसिक्स था. जब अपने क्लासेस करेंगे ना तो अपने डिटेल में सारा पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. दैट्स इट फॉर द डे. मैं सोचा कि क्यों आप लोग के लिए एक सीरीज बनाया जाए जहां पर आपको इनकम टैक्स के मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको डेवलप करना है, इट विल टेक सम टाइम, बट अगर आप ऐसे ऑल्टरनेट डेज में मेरा सेशंस देखते रहेंगे, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए. बहुत हैवीली कंटेंट में फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए लेकर आ रहा हूँ एवरी टाइम. जस्ट फॉर योर नॉलेज, अपने फाइनल डायरेक्ट टैक्स का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं बेटा. जून 25 से इसकी क्लासेस अवेलेबल होगी, मतलब जून 25 टर्म से, सॉरी जून 25 टर्म इसका पहला टर्म रहेगा, और जिसकी बैच जो है हम 16 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे. इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू टेक द कोर्स, CMA फाइनल एक्सक्लूसिव क्लासेस होगा. CA फाइनल लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, CA फाइनल के लिए अलग कोर्स है. CMA फाइनल का एक्सक्लूसिव बैच होगा, 16 सितंबर से स्टार्ट होगा. अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डू लेट अस नो, एंड वेबसाइट में जो है आप इसका एनरोलमेंट करवा सकते हो. Thank you so much. Take care. See you very soon in the next class.